नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग देख रहे होंगे कि इस कोरोना काल में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा, जिसको आप कहते हैं UPSSC, पहली ये भर्ती आ रही है और ये पैट का एग्ज़ामिनेशन है जिसे कहते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन टेस्ट। ठीक है, यह एग्ज़ामिनेशन एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है कि अगर आपको समूह ग और घ तो बहुत अब कम रह गया है, लेकिन स्पेशली समूह ग जो 4200 ग्रेड पे से नीचे की वैकेंसीज़ रहती हैं, मतलब 1800 ग्रेड पे से लेकर के 4200 ग्रेड पे, जिसमें लेखपाल, कानगो, जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, आपका लोअर PCS और कई तरह के ऐसे पोस्ट होती हैं जो आपका पटवारी का और नलकूप ऑपरेटर का, जितने भी आपकी समूह ग की भर्तियां होती हैं, वो समूह ग की भर्तियों में पहले क्या था कि हम डायरेक्ट फॉर्म आता था, हम भर देते थे, एग्ज़ाम पास हो जाते थे, वेरिफिकेशन हो जाता था, ज्वाइनिंग मिल जाती थी। लेकिन अब उस प्रक्रिया को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए क्या होता है, CTET और UPTET का एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उसी तरह अब हमारे यहाँ भी पैट का एग्ज़ामिनेशन होगा। ये सेंट्रल में भी अब होने की क्या है, तैयारी चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने सेंट्रल एग्ज़ामिनेशन से पहले इसको क्या किया है, लागू किया है, और इसकी जो वैधता है वो आपकी 1 वर्ष की है। 1 वर्ष के लिए ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। जैसे आपका बैंक की नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको, आप देखते हैं ना, IBPS का एग्ज़ाम होता है, फिर वो आपको सर्टिफिकेट इशू करता है, इसके बाद देन सारे बैंक अपना क्या करते हैं, इंटरव्यू कराते हैं। उसी तरह जैसे ही ये एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद जो भी वैकेंसी आएंगी उन वैकेंसियों को भरने के लिए फिर दोबारा एग्ज़ाम होगा। जिसके पास यह सर्टिफिकेट होगा वही इस एग्ज़ाम को क्या कर सकता है, दे सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप इस एग्ज़ामिनेशन को ज़रा भी हल्के में न लें। क्यों? क्योंकि अगर ये एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप उत्तर प्रदेश में किसी भी जॉब के लिए फिर एलिजिबल नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि फिर अलग से किसी भी विज्ञप्ति जॉब की आने वाली नहीं है। जिनके पास यह सर्टिफिकेट होगा वही इस सर्टिफिकेट के माध्यम से क्या होंगे, जॉब के लिए क्या करेंगे, आगे की प्रोसेस में भाग लेंगे। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा ये छूट जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, तो छूट जाएगा तो कोई बात नहीं, आपके पास बहुत ढेर सारे विकल्प हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवाओं मतलब जैसे लोअर PCS हो गया, कानगो हो गया, जो आगे चल के तहसीलदार हो जाता है, ये जितने भी छोटी पोस्टें होती हैं जो प्रमोट होकर के हायर तक जाती हैं, वो सबका रास्ता यहीं से आपका अब क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यह एग्ज़ामिनेशन किसी संस्था से कराने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस बार ये तैयारी न होने के कारण उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग खुद इस एग्ज़ाम को करवाएगा, जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। आप कोई भी एग्जामिनेशन दें, सबसे पहले आपको उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पता चला कि मैं कहूँ कि सर मैं पैट की तैयारी, तो कोई पूछ ही दे आपसे कि भाई पैट क्या है आपके यहाँ, तो आपको पता होना चाहिए। एक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट होता है जो किसी भी विज्ञप्ति को भरने से पहले आपकी योग्यता की क्या करता है, जाँच करता है। इसका एक फॉर्म आप जल्द से जल्द भर दीजिए। 25/5/2000 से इसका क्या क्या फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 21/6/2021 तक क्या होगा, इस फॉर्म को भरा जाएगा। ठीक, आपका जो इसमें फ़ी का स्ट्रक्चर है 185 रुपया जनरल OBC का है, SC ST का 95 रुपया है, और फिजिकल हैंडीकैप जो आपके हैं वो आपके 25 रुपीज़ क्या होगा, यहाँ पर देना पड़ेगा। अब बात आती है शैक्षिक योग्यता की। शैक्षिक योग्यता में क्या होता है कि इन्होंने शैक्षिक योग्यता का स्तर क्या रखा है, हाई स्कूल। तो आपको लगेगा यार हाई स्कूल में तो क्या हो सकता है, लेकिन जो आपका एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, उस एग्जामिनेशन प्रोसेस में जो कठिनाई का स्तर है वो आपका 12 लेवल का स्तर होगा। ठीक है, कठिनाई का जो स्तर है वो 12वीं लेवल तक का स्तर रहेगा। मतलब आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हैं कि जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और वो सारे प्रश्न जो होंगे वो आपके NCERT बेस्ड क्या होंगे, आधारित प्रश्न होंगे।
सिलेबस की अगर बात करते हैं, अभी मैं आपको डिटेल में इस सिलेबस को डिस्कस करूंगा। सिलेबस में आपके 100 प्रश्न होंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, जिनके लिए आपको 2 घंटा या 120 मिनट का क्या किया जाएगा, समय दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग जो है आपका 1/4 इसमें होगा, ठीक है। और इसकी वैधता जो है आपकी 1 वर्ष की होगी। जो आपको क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तुरंत ही इस सर्टिफिकेट को इशू करने के बाद लगभग 50,000 वैकेंसी क्या होगा, तुरंत ही क्या कर रहा है, इशू करने जा रहा है। और ये आपके पास कोरोना काल के बाद ये बहुत ही गोल्डन चांस है कि आप इसको ज़रूर क्वालिफाई करें। इसके बाद इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका जो आगे का स्तर है उसके लिए आप आगे बढ़ सकें। अगर ये अब नहीं आपका क्वालिफाई होगा तो उत्तर प्रदेश में फिर किसी भी जॉब के लिए आगे के रास्ते क्या हो जाएंगे, आपके लिए बंद हो जाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये वाकई में बेरोजगारी की वर्तमान ऐसी स्थिति है कि जो इसको क्वालिफाई करेगा तभी वो नेक्स्ट स्तर पे जा पाएगा। वरना पहले ऐसा था कि भाई लेखपाल का आया फॉर्म, आपने भर दिया, पास हुए तो ठीक, नहीं फिर कानगो का आ रहा है, चलो उसको नहीं, जूनियर असिस्टेंट आ गया उसका। तो आप तमाम तरह के फॉर्म आते रहते थे और आप उसको क्या करते थे, भरते रहते थे और कहीं ना कहीं आपका हो जाता था। लेकिन यहाँ पे आपको केवल एक ही चांस मिलेगा और इसको क्वालिफाई करने का, फिर अगले साल ही आपको मौका मिलने वाला है। इसलिए इसकी तैयारी आप जोरदार तरीके से करें। हम लोग अपने YouTube चैनल पे भी इसकी पूरी तैयारी कराने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के आपके सामने आएंगे। और अब हमारा ऐप भी डेवलप हो गया है जिसका नाम है प्रत्युष। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो ये गूगल से सर्टिफाइड हमारा ऐप है, जिस पे आप हमारा होलोग्राम देख सकते हैं, उगता हुआ सूर्य का होलोग्राम है। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। संभवतः 10 जून से आपकी पैट से संबंधित हिंदी की क्लासेस क्या होंगी, उसमें चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं पैट में एनरोलमेंट कराना, वो आप आके इसमें करा सकते हैं। हिंदी के जो भी 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे गद्यांश से, व्याकरण से, वो सारे प्रश्नों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, कराया जाएगा। और आपके लाइव टेस्ट के माध्यम से हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव टेस्ट का क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सिलेबस की तरफ और सिलेबस में देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया है और कितने कितने नंबर के सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा जो ये विज्ञापन जारी हुआ है परीक्षा 2021 का। अब आप लोग देख सकते हैं प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021, ठीक है ना। तो इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट क्या होगा, जमा होने की तिथि क्या होगी, सबमिशन कब करना है और संशोधन की तिथि क्या होगी। तो ये आप देख लीजिएगा, ये UPSSC की वेबसाइट पे पूरा दिया हुआ है डिटेल, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग को बस इसके सिलेबस के बारे में देखना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सिलेबस की तरफ। बस आप लोग अब तैयारी में जुट जाइए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है। अगर ये एग्ज़ाम आपके हाथ से मिस होता है तो फिर दोबारा आपके पास कोई चांस नहीं होगा उत्तर प्रदेश में नौकरी करने का। देखिए ये आपका फ़ीस का स्ट्रक्चर है, इसको भी आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग की कितनी फ़ीस है, पिछड़ा वर्ग का फ़ीस कितना है, अनुसूचित जाति का कितना है, अनुसूचित जनजाति का क्या है और विकलांग का क्या है, ठीक है ना। तो ओवरऑल 185 रहता है और OBC और जनरल का फिर 95 SC ST का जो मैंने आपको बताया हुआ है, और विकलांग लोगों का मात्र 25 रुपये लगेगा, ठीक है ना। सबसे ज़रूरी आवश्यक बात कि आप फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट ज़रूर ले लें, क्योंकि ये प्रिंट बहुत काम करता है। मैंने देखा है कि एग्ज़ामिनेशन के बाद इस प्रिंट को मांगा जाता है, उस समय आपका पेमेंट की स्लिप और वो सब न होने के कारण कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए पहले ही आप लोग एकदम सजग होकर के इसका प्रिंट आउट अपने पास क्या कर सकते हैं, रख लीजिएगा। चलिए देख रहे हैं पूरा आपका एक बड़ा है, ये देखिए आ गया है आपका जो हमारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम
अनुमोदित किया गया है वो देख लीजिए। ये परीक्षा अवधि आपकी जो होगी वो होगी आपकी 2 घंटे की अवधि होगी, ठीक है ना। पूर्णांक 100 का होगा, प्रश्नों की संख्या भी आपकी क्या होगी 100 होगी, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद इसमें कंटेंट कौन कौन से आ रहे हैं, तो इसमें कंटेंट आ रहा है, पहला है भारतीय इतिहास, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, अब ध्यान से देखते जाइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और आपका राजपूत काल, देख रहे हैं। और इन सबको मिला करके मात्र 5 नंबर का ही प्रश्न क्या होगा इसमें आएगा, ठीक। इसके बाद इसी क्रम में आगे जो है वो है आपका सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पूरी क्या है मिला करके 5 नंबर। देखिए इतना बड़ा सिलेबस दिया हुआ है और इसमें पूरी चीज़ें आएंगी। और देखिए हिस्ट्री में ही आंदोलन को क्या कर दिया इन्होंने, अलग कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक, राष्ट्रवाद का उदय, ये सारी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग भी कोशिश करेंगे कि कुछ इसमें सारा चीज़ों को आपको बता सकें। भूगोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। भूगोल में आप देखेंगे भारत और विश्व के भौतिक भूगोल में नदियाँ, ठीक है, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, वन, खनिज संपदा से संबंधित, इसके भारत और विश्व राजनीतिक भूगोल, जलवायु विज्ञान, टाइम जोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग को देखना है। इसके बाद आप देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कहा जाता है कि उसमें अधिकांश क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट रिलेटेड होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल चीज़ें भी आपको देखनी है, जैसे आपकी योजना आयोग, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और आपकी उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की जो नीतियाँ आई थी 1991 में उसका, और 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2014 के पश्चात देखा गया है कि बहुत ढेर सारी चीज़ें हुई, किसानों का लोन माफ़ किया गया, बहुत सी नई नई योजनाएं लागू हुई। अगर योजनाओं का अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखता है तो 2014 के बाद दिखता है, कि भले ही वो अपने ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित हुई या नहीं हुई, ये तो सरकार का उद्देश्य है, और लेकिन योजनाएं बहुत लागू हुई। फिर आपका संविधान आ जाता है, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, मूल अधिकार, संसदीय प्रणाली, ये भी आपका कितना है 5 नंबर का आएगा, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं विज्ञान, जिसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान मिला करके ये पूरा सेक्शन आपका कितने में आ रहा है 5 नंबर का आ रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जो आपके परीक्षा का स्तर है वो आपका क्लास 10th लेवल का है, लेकिन जो कठिनाई का स्तर है वो आपका क्लास 12th लेवल का है, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आपसे क्या किया जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। फिर है आपका अंक गणित। अंक गणित में आप जानते हैं तो आपको अंक गणित में उतने ही चैप्टर पढ़ने हैं, जैसे पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक गणित, वर्ग, वर्गमूल, घातांक और औसत, और ये 5 नंबर का आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका एक बहुत मेजर पोर्शन है आपका हिंदी। हिंदी भी देखते हैं। हिंदी में आपका आ रहा है संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए लिंग, फिर है विभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, सामान्य अशुद्धियाँ। इसके बाद आपका है लेखक और रचनाएं, ठीक है, तो आप इसको भी देख लेंगे। अब आप देखेंगे कि लेखक और रचनाएं में गद्य और पद्य दोनों, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित भी कहा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो सामान्य अंग्रेजी, जिसको जनरल इंग्लिश कहते हैं, इससे भी संदर्भित 5 प्रश्न आएंगे। जो लोग अंग्रेजी को हल्के में लेके चल रहे हैं कि यार अंग्रेजी हम छोड़ देंगे तब भी काम हमारा बन जाएगा, तो आपको अंग्रेजी भी देखना है, जिसमें अंग्रेजी के व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न और गद्यांश, उसमें जो पद्यांश होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को मिला करके 5 अंकों के प्रश्नों को पूछने की पूरी क्या है यहाँ पर दिया हुआ है।
इसके बाद आपका आता है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें आपका है तर्क और तर्क शक्ति, जिसको लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं, जिसमें आपका बृहद एवं लघु, रैंकिंग से संबंधित संबंध जिसमें पारिवारिक समूह बनाना रहता है, संबंध बनाना रहता है, कैलेंडर और घड़ी, कारण कथन, कारण प्रभाव, ये सब प्रश्न होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग क्या आता है, और आपका कथन विश्लेषण और निर्णय वाले जो वाक्य होते हैं जिसमें आपको अपने बौद्धिक अभिव्यक्ति को प्रकट करना रहता है, वो आता है इसमें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज में तो इसकी बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गई है। इसके बाद आपका आता है एक मेजर पोर्शन आता है, वो मेजर पोर्शन है आपका करंट अफेयर्स का, और देख रहे हैं ये पूरा 10 नंबर आपका क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इस 10 नंबर के कवर करने से आपका पूरा करंट अफेयर्स क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सामान्य जागरूकता, जिसको कहते हैं जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जिसको आप लोग कहते हैं कि जीके टाइप के क्वेश्चन। जीके टाइप के क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो भारत के पड़ोसी कौन से हैं, उनकी राज्य की सीमाएं किससे किससे लगती है, कुछ देशों की राजधानी और उनकी मुद्राएं। देखिए, राजधानी और मुद्राएं वाले जो प्रश्न होते हैं वो तभी पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे होते हैं। ये एक तर्क देखा गया है। ठीक, इसके बाद आपके केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है, अभ्यारण्य पूछा जा सकता है, उनकी राजधानी पूछी जा सकती है, फिर आपके संसद का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख। ये सब एक तरह से कहा जाए कि करंट अफेयर और जीके मिला करके विश्व व्यापार संगठन के बारे में। ठीक है, भारतीय पर्यटन स्थल कौन कौन से, कला और संस्कृति क्या है, भारत एवं विश्व के कौन कौन से खेल हैं, उन खेलों में कौन कितने प्रतिनिधि हैं, कौन उसका अध्यक्ष है, फिर है अनुसंधान संगठन कौन से हैं, प्रमुख पुस्तकें कौन सी है, पुस्तक और विजेता, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को भी क्या है पूछने की यहाँ पर क्या है दिया गया है। और ये टोटल 10 नंबर का, मतलब करंट अफेयर्स 10 और 10 20 नंबर का मेजर पोर्शन तो यही कर रहा है आपका कवर। और देखिए दोस्तों, हिंदी का, ये देखिए हिंदी का ये गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न भी आपके 2 गद्यांश होंगे। 2 गद्यांशों में 5-5 प्रश्न होंगे जिसके 10 नंबर मिलेंगे। और गद्यांश के माध्यम से ही व्याकरण भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि गद्यांश के माध्यम से आप देखेंगे उसमें विलोम पूछ सकता है, पर्यायवाची पूछ सकता है, उसका उपसर्ग पूछ सकता है, उसका तत्सम पूछ सकता है। तमाम तरह की जो प्रश्नों के बनने के प्रारूप होते हैं उन वहाँ पर क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आप देखेंगे तो ये है आपका ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, जिसको आप मैथ में कहते हैं डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना, और यह भी मैथ का ही पार्ट होता है, लेकिन बहुत ही आसान होता है। डीआई के प्रश्नों को हल करते समय आपको अगर प्रतिशत का है, ब्याज का है, ये सब बेसिक जानकारियां हैं, तो आप डीआई के प्रश्नों को हमेशा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है। और आपका है तालिका की व्याख्या और विश्लेषण। ठीक, यह अभी आपका क्या है 10 नंबर का प्रश्न आएगा। तो टोटल मिलाकर के आपके क्या होंगे, 100 प्रश्न होंगे, और आपको इनको 2 घंटे में क्या होगा, करना होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको पास करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह यूपी में सीटेट, यूपी टेट जैसे एग्जामिनेशन होते हैं, उनको प्राप्त करने के बाद, उनके सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के बाद आप शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। उसी तरह जिसको आप पीआरटी कहते हैं, उसी तरह क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में अगर ग्रुप, जिसको आप कहते हैं समूह ग की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें शामिल होने के लिए आपके पास यह सर्टिफिकेट होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास नहीं है तो समूह ग की कोई भी विज्ञप्ति में लोअर पीसीएस, कानगो, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, कोई भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, पूरा दम खम लगाइए, इस एग्ज़ाम को पास करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, और भी अगर प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे उन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।